हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। ये देख लीजिए कब आया हुआ है, 4 जनवरी 2021 में पहला शिफ्ट में आया हुआ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड साइमन कमीशन कम टू इंडिया। साइमन कमीशन इंडिया में कब आया था? 1930 में, 1931, 28 या फिर 27। ठीक है, 4 सेकंड का टाइम आपके पास, कर लिया होगा आपने। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन जो आया था वो 1928 में आया था। ठीक है, अब सुनिएगा इसकी कहानी, बैक स्टोरी क्या है इसके पीछे। ठीक है, तो साइमन कमीशन का एम क्या था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत, ठीक है, वो वर्किंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, उसको देखना था, उसको रिव्यू करना था। तो ये जो कमीशन आया था इसमें कोई भी इंडियन लोग नहीं थे, जिसकी वजह से ये नारा लगा था साइमन गो बैक। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें कोई इंडियन मेंबर नहीं थे। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हो रहा है लेकिन इंडियन मेंबर ही नहीं है, तो कैसे पता वो लोग तो अपने अपने वो किसी को मैंने रिव्यू तो अच्छे से करेगा नहीं। ठीक है, रिव्यू होने के लिए कोई भी इंडियन मेंबर का होना ज़रूरी था, बट वैसा नहीं था। इसकी वजह से क्या हो रहा था, अपोज हो रहा था। ठीक है, तो साइमन कमीशन जो आया था वो 1928 में आया था। विच ऑर्गन इज द इन द ह्यूमन बॉडी रिलीजेस बाइल? लिवर, इंटेस्टाइन, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, कर लिया होगा आपने। तो बोला गया कि हमारे बॉडी से ना एक तरह का जूस रिलीज होता है जिसको बोलते हैं बाइल। तो ये कहाँ से रिलीज होता है? लिवर से, इंटेस्टाइन से, स्टमक से या स्मॉल इंटेस्टाइन से? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा लीवर से। ठीक है, बाइल जूस जो है वो लीवर से सिक्रीट होता है, लेकिन स्टोर कहाँ पे रहता है? वो रहता है गोल ब्लैडर में। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। अब आगे की बात करते हैं कि बाइल जो है, बाइल जूस जो है वो किसके डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, और क्योंकि एक और चीज़ कि बाइल जो जूस जो रिलीज हो रहा है वो लीवर से, तो लीवर क्या हो जाएगा? एक तरह का ग्लैंड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे कोई तरह का हार्मोन या फिर कोई किसी तरह का जूस सिक्रीट हो रहा है, तो इसलिए लीवर क्या हो जाएगा? ग्लैंड हो जाएगा। तो मैं ये पूछ रहा था कि ये स्टोर होता है, अच्छा, ये पूछ रहा था मैं कि बाइल जूस जो है ये किसके डाइजेशन में हेल्प करता है? तो याद रखना है बाइल जूस जो है ये फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजा रवि वर्मा वॉज ए फेमस मैथमेटिशियन, आर्टिस्ट या सिंगर या पोएट? राजा रवि वर्मा कौन थे, किस चीज़ के लिए फेमस थे? ठीक है, कर लिया होगा आपने। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिस्ट। ठीक है, आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा जो थे वो थे आर्टिस्ट, बहुत बड़े आर्टिस्ट हुआ करते थे। उन्होंने क्या करते थे? रियलिस्टिक ऑयल पेंटिंग्स करते थे, जो कि कंबाइंड मिक्सचर था यूरोपियन टेक्निक का और इंडियन थीम का। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे गॉड गॉडीज के जो बातें हैं उनको पिक्चर्स के थ्रू इन्होंने बतलाने की कोशिश की। ठीक है, तो डिपिक्टिंग हिंदू गॉडेज, हिंदी गॉड्स, गॉडेज, मैथोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ठीक है, और एज वेल एज पोर्ट्रेट ऑफ इंडियन नोबिलिटी। ठीक, तो इन्होंने जो है इसलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है राजा रवि वर्मा। ये एक तरह के क्या है? आर्टिस्ट हैं। व्हेन डिड अकबर बिकम एम्पायर? अकबर जो है वो कब बादशाह बना? 1552, 56, 60 या फिर 1550 में? ठीक है, तो सबको पता है, मैंने ज़्यादातर लोगों को ये पता है कि अकबर जो है बहुत कम साल में, 13 14 साल में ही वो उन्होंने गद्दी संभाल ली थी। ठीक है, अपने उनके पिताजी के मरने के बाद। ठीक, मैंने उनके पिताजी के गद्दी से हटने के जस्ट बाद ही अकबर ने गद्दी संभाल ली थी। तो उनका एज क्या रहा था? 1556। और उनका जो पैदा हुए थे वो 1543 के आसपास था, 43 या 42। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार। तो ये ऑप्शंस में आते हैं कि अकबर पैदा कब हुआ, तो ये भी याद रखना 42 43 है। और कब इम्पेरियर बने थे? तो 56 में। द मेजर फोकस ऑफ द फर्स्ट 5 year प्लान वॉज ऑन एग्रीकल्चर, सर्विसेज, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल। तो हम लोग के आज़ादी के बाद 5 year प्लान बनाया गया था ताकि हम लोग का जो देश है वो डेवलप हो अलग अलग तरीके से। ठीक है, अलग अलग सेक्टर पे हम लोग बात करें
तो इस तरह से 5 ईयर प्लान बनाया गया था कि कौन से 5 ईयर प्लान पे क्या चीज़ पे फोकस करना है। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो किस चीज़ पे फोकस कर रहा था, ठीक है। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो था एग्रीकल्चर पे फोकस कर रहा था, ठीक है। उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते हम लोग बढ़ते गए और बात करें कि कितने 5 ईयर प्लान, अभी जो है 5 ईयर प्लान नहीं चलता है, अभी नीति आयोग आ गया है, ठीक है। टोटल 12 5 ईयर प्लान थे, ठीक है। टोटल 12 5 ईयर प्लान थे 2012 से लेकर के, जो लास्ट 5 ईयर प्लान था वो 2012 से लेकर के 17 तक चला था और 2015 में ही उसको रिप्लेस कर दिया गया, किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा, ठीक है। तो याद रखना है नीति आयोग का इंट्रोडक्शन कब हुआ? 2015 में, ठीक। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो 1951 से लेकर के 1956 तक चला। वो कौन से मॉडल पे बेस्ड था ये भी पूछा जाता है, तो याद रखना है हैरोल्ड डोमर मॉडल, ठीक है। हैरोल्ड डोमर मॉडल पे बेस्ड था और इसका मेन फोकस क्या था हमारा कि एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देना, कि ताकि जो फूड का शॉर्टेज था, क्योंकि हम लोग का आबादी बहुत ज़्यादा, फूड का शॉर्टेज हो रहा था और इसी चीज़ को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे एग्रीकल्चर पे ही फोकस किया हम लोगों ने, ठीक है। इन विच फॉर्म इज डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन कंप्यूटर? लेटर, पिक्चर, मैग्नेटिक या बाइनरी? कर लिया होगा आपने आंसर। तो बोला गया कि कंप्यूटर में जो डेटा को अरेंज किया जाता है वो किस फॉर्मेट में किया जाता है, किस फॉर्म में किया जाता है, ठीक है। लेटर, पिक्चर या मैग्नेटिक या बाइनरी? तो इसका आंसर हो जाएगा बाइनरी। तो कंप्यूटर जो डेटा को लेता है वो किस फॉर्म में लेता है, वो कन्वर्ट कर देता है, किसी फॉर्म में भी ले, आप पिक्चर दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं, वो बाइनरी फॉर्म में ही कन्वर्ट करता है उस चीज़ को, ठीक है। तो यही चीज़ बोला है कि डेटा इज इन ये कंप्यूटर इज फंडामेंटली ऑर्गेनाइज्ड एंड स्टोर्ड इन बाइनरी फॉर्म। बाइनरी फॉर्म का मतलब क्या होता है? 0 और 1 के फॉर्म में, ठीक है। जितना भी हम लोग पिक्चर वगैरह, लेटर्स वगैरह जो भी है, इसको पहले कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी फॉर्म में, तब जाके वो रिप्रेजेंट करता है, प्रोसेस करता है आगे, ठीक है। वेयर इज द ओरिजिन ऑफ रिवर गोदावरी? गोदावरी रिवर का ओरिजिन कहाँ है? कुर्ग हिल, यमुनोत्री, ब्रह्मागिरी हिल्स या फिर गंगोत्री, ठीक है। तो रिवर गोदावरी का जो ओरिजिन है वो है ब्रह्मागिरी हिल्स से, जो कि है कहाँ पे? महाराष्ट्र में, ठीक है। तो गोदावरी जो रिवर है उसका ओरिजिन कहाँ है? ब्रह्मागिरी हिल्स। हम लोग बात करते हैं और सारे जो ऑप्शंस हैं उसकी, ठीक है। तो कुर्ग हिल से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है? तो ये हो जाएगा कावरी। याद रखना है दोनों, गोदावरी जो है ब्रह्मागिरी हिल से और कुर्ग हिल से कावरी रिवर ओरिजिनेट होता है। कावरी कहाँ पे है? कर्नाटका में, ठीक है। कावरी रिवर जो है ये, ठीक है, वो या फिर कुर्ग हिल्स की बात करें तो वो कर्नाटका में है। बात करें यमुनोत्री जो ग्लेशियर है वहाँ से कौन सी रिवर निकलती है? तो यमुना रिवर निकलती है। कहाँ पे? उत्तराखंड में है यमुनोत्री। उसके बाद बात करें गंगोत्री जो है, ये कौन से रिवर का ओरिजिन है? ये हो जाएगा गंगा रिवर, ठीक है। गोदावरी की बात करें तो गोदावरी जो है वो जो गोदावरी जो ब्रह्मागिरी हिल से निकलती है वो किसका पार्ट है? तो वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है, ठीक है, या फिर वेस्टर्न घाट में ही है। अगला क्वेश्चन, व्हेन डिड द ब्रिटिशर्स फाइनली सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1859, 60, 61 या फिर 57? तो बोला गया कि कब ऐसा हुआ था, जो हम लोगों ने जो 1857 की जो पहली आज़ादी की पहली जंग जो लड़ी थी, ठीक है, या रिवोल्ट जो बोल रहे हैं कि 1857 की पहली आज़ादी का जो पहला स्टेप था उसको पूरी तरह से सप्रेस्ड कब कर दिया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1859। तो याद रखिएगा, सुनिएगा कि 1857 में जब स्टार्ट हुआ था उसके बाद बहुत अलग अलग जगहों से ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 1858 के कुछ जून जुलाई में भी अलग अलग जगह में क्या हुआ था? रिवोल्ट होते रहा था, ठीक है। लेकिन पूरी तरह से सप्रेस की बात करें तो ये 1859 में हुआ था, ठीक है। मैंने 1857 में स्टार्ट हुआ था और 1858 में भी हुआ था और चला था बहुत जगह, ठीक है। तो पूरी तरह जो सप्रेस्ड हुआ था 1859 में हुआ था। व्हेन वाज द हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन फॉर्म्ड? ठीक है, 1920, 1922, 1926 या फिर 1924? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कब बना था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बना था 19
1924 में कहाँ पे बना था? तो ये कानपुर में बना था। और कौन इसके लीडर्स थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सैनियाल और जोगेश चंद्र चटर्जी। ठीक है, ये सारे इनके लीडर्स थे। व्हाट इज़ द पीएच रेंज ऑफ ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी का पीएच रेंज कितना होता है? 8.35 से 9.45, 2.35 से 4.45, 5.35 से 6.45, 7.35 से लेकर के 7.45 पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे ह्यूमन बॉडी नहीं होकर के ह्यूमन ब्लड होना चाहिए था, ये प्रॉपर इसका होना चाहिए। ठीक है, तो पीएच जो रेंज होता है वो हमारे ब्लड का वो होता है, ठीक है, वो होता है 7.35 से 7.45, जो कि क्या है ह्यूमन बॉडी। यहाँ पे ह्यूमन बॉडी का मतलब क्या है? वो ब्लड की ही बात कर रहा है, जो कि क्या किस नेचर का होता है? अल्कलाइन, यानी कि बेसिक नेचर का होता है। हमारा जो ब्लड होता है वो स्लाइटली बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, तो अब ये भी बात है कि क्या रेंज होता है एसिड का, क्या रेंज होता है बेस का। तो पीएच का वैल्यू अगर 0 से 7 तक रहे तो वो एसिडिक होता है, और अगर 7 से ज़्यादा है 14 तक तो वो हो जाएगा बेसिक। तो हमारा ब्लड जो है 7 से ज़्यादा है ब्लड का पीएच वैल्यू, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेसिक, यानी कि बेसिक को ही अल्कलाइन बोलते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट हाई कोर्ट वॉज एस्टेब्लाइज्ड एट कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, पंजाब। इंडिया का पहला जो कोड बना था वो कहाँ पे बना था? कोलकाता, दिल्ली की बात करें, या फिर मुंबई, या फिर पंजाब। ठीक है, तो इंडिया का जो पहला हाई कोर्ट बना था वो बना था हमारा कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में कब बना था? 1862 में। कौन से एक्ट के तहत? 1861 एक्ट के तहत। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट जो 1861 हुआ था उसी के तहत बना था ये 1 जुलाई 1862 में। ठीक है, उसके बाद बात करें, उसके बाद कौन सा कोड बना था? तो उसके बाद मुंबई बना था, कुछ ही महीने के बाद बना था, लेकिन 62 ही में बना था। ठीक है, याद रखना। तो पहले कोलकाता, उसके बाद मुंबई, उसके बाद जो दिल्ली का बना था वो 1966 में बना था। पंजाब बहुत लेट आया। ठीक है, हम लोग का आज़ादी के टाइम पे 1947 में बना। ठीक है, तो याद रखना, पहला कोलकाता, दूसरा मुंबई, सिर्फ कुछ महीने के गैप में बना था मुंबई में। हाउ मेनी इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट गॉट गोल्ड्समैन इन्वायरमेंट अवार्ड 2019? तो ये क्योंकि 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो 2019 के करंट अफेयर से पूछा गया था। ठीक है, तो मैंने इस क्वेश्चन को बदल दिया है 2025 से। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, हाउ मेनी इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट गॉट गोल्ड्समैन इन्वायरमेंट अवार्ड इन 2025? ठीक है, तो मैंने इसको बदल दिया है। अब पूछा जाएगा तो 2025 का पूछेगा, ना कि 2019 का। तो कितने लोगों को गोल्ड्समैन इन्वायरमेंट अवार्ड मिला है 2025 में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 7 लोगों को। ठीक है, अब 2019 में कितने लोगों को मिला था उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, 2025 में जो मिला है वो 7 लोगों को मिला है। इन विच ईयर वाज वुमेन्स ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड स्टार्टेड बाय नीति आयोग? तो नीति आयोग के द्वारा एक स्टार्ट किया गया था एक चीज़ अवार्ड, जो कि है वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड स्टार्ट किया गया था नीति आयोग के द्वारा। कौन से साल में? 2017, 2016, 2015 या 2014? कर लिया होगा आपने इसका आंसर। ठीक है, 2016 में। तो पहले खुद से कोशिश कीजिएगा, नहीं होता है तब वीडियो तो आगे देखना ही है। ठीक है, तो 2016 में जो आया था ये वुमेन्स ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड लाया गया था नीति आयोग के द्वारा। What is the property of turning into a small wire by metal known as reactivity, solubility, ductility, subsistence? ठीक है, मेटल का वायर में बनना। ठीक है, सुनिएगा कि कोई मेटल है उसको हम लोग किस में बदल रहे हैं? वायर में बदल पा रहे हैं, तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं? ठीक है, इसको बोलते हैं डक्टिलिटी। क्या बोलते हैं इसको? डक्टिलिटी बोलते हैं। डक्टिलिटी का मतलब क्या है? एक वायर है जिसको हम लोग किस में बदल रहे हैं, एक मेटल है, इसको पीट के माने पतला करते करते इसको किस में बदल रहे हैं? वायर में बदल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं डक्टिलिटी। और एक सेंटेंस आता है साथ में, एक और टर्म आता है मिलिएबिलिटी। मिलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? किसी भी मटेरियल को पीट करके, मतलब हथौड़ा मार के अगर उसको अगर शीट में बदल पा रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग मिलिएबिलिटी। ठीक है, जैसे पेन है, पेन को क्या हम लोग मार के शीट में बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते, तो उसका मेलिएबिलिटी होगा ही नहीं।
ठीक है, मेलेबिलिटी ज़ीरो हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे बोला है कि जिसको हम लोग पीट पीट के माने मार मार के हम लोग क्या बना सकते हैं, वायर बना सकते हैं, उसको डक्टिलिटी बोलेंगे। और जिसको पीट पीट के हम लोग क्या बना सकते हैं, शीट में बदल सकते हैं, उसको मेलेबिलिटी बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल? यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिमोट लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या यूनिवर्सल रिमोट लैंड। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, कर लिया होगा इसने आपने। तो यूआरएल का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, ये किस चीज़ में काम आता है? एक तरह का एड्रेस है, यूज टू आइडेंटिफाई एंड लोकेट ए रिसोर्स ऑन द इंटरनेट लाइक वेब पेज और फाइल। ठीक है, हम लोग जो कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, ठीक है, जो ऊपर में जो www डॉट करके जो भी लिखना होता है, तो वही उसी को क्या बोलते हैं, यूआरएल है। वो एक तरह का क्या है, एड्रेस है जो जो आइडेंटिफाई करता है और लोकेट करता है रिसोर्सेज का ऑन द इंटरनेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। गांधी सागर डैम इज इन विच स्टेट? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान? गांधी सागर डैम कौन से स्टेट में है? कर लिया होगा आपने। तो गांधी सागर डैम जो है वो है मध्य प्रदेश में। और कौन से रिवर में? जब भी याद रखिएगा, जब भी कोई डैम की बात करते हैं हम लोग, तो डैम रिवर पे ही बना होगा। कौन से स्टेट में है, कौन से रिवर पे है, ये सारी बातें आपको जाननी चाहिए, चाहे एग्ज़ाम में कुछ भी आया हो। ठीक है, तो गांधी सागर एग्ज़ाम में पूछा गया था गांधी सागर डैम है कौन से स्टेट में, लेकिन याद रखना आपको मध्य प्रदेश। और ये भी याद रखना कौन से रिवर पे है, तो ये हो जाएगा चंबल रिवर पे। ठीक है, चंबल रिवर एक और जगह बहती है, कौन सा स्टूडेंट लोग जानते होंगे। ठीक है, कोटा जो है, कोटा में भी चंबल रिवर जो है कोटा से भी गुजरती है। द फर्स्ट अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन इन 1952, 51, 50 या 53? हमारा जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ था, यानी सुधार हुआ था, चेंजेस हुआ था, वो कब हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1951। ठीक है, 1951 में जो है पहला चेंजेस हुआ था। अब सुनिएगा, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडेप्ट किया था? 26 नवंबर 1949, जिस दिन हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन डे भी बोलते हैं, 26 नवंबर को। लेकिन बात करें ये इफ़ेक्ट पे कब आया था, फोर्सफुली इफ़ेक्ट पे कब आया था, तो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 में ये आपका फोर्सफुली लागू हो गया, इफेक्ट में आ गया, असर में आ गया। लेकिन उसके ठीक एक साल बाद कब, जून 18, है ना, जून 1951 को ही उसका अमेंडमेंट करना पड़ता है, क्योंकि ज़रूरी भी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें वक्त के साथ साथ हम लोग को बदलना पड़ता है। ठीक है, व्हेन वाज इनसेट 1B स्टार्टेड? 1980, 1987, 1983 या 1985? ठीक है, जो इंडियन सैटेलाइट की बात करते हैं, ठीक है, वो कौन सा 1B कब स्टार्ट किया गया था? 1980 में, 87 में, 83 में या 85 में? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1983 में। ठीक है, इनसेट का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, ये पहला ऑपरेशनल सैटेलाइट था हम लोग का। ठीक है, द सैटेलाइट वाज लॉन्च बाय द यूएस स्पेस शटल चैलेंजर ऑन। तो ये जो सैटेलाइट था वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? यूएस स्पेस शटल था चैलेंजर, उसके द्वारा हम लोगों ने इसको क्या किया था, स्टार्ट करवाया था। ठीक है, या सक्सेसफुली ऑपरेशनल बनाया था कब? 1983 में। ठीक है, बिकम फुल्ली ऑपरेशनल इन अक्टूबर 1983। ठीक है, इसको मतलब इसको लॉन्च किया गया था 30 अगस्त को, लेकिन ऑपरेशनल बनाया गया था पूरी तरह से अक्टूबर में। ठीक है, तो कब? 1983 में पहला ऑपरेशनल सैटेलाइट था हम लोग का। अच्छा, किसके हेल्प से हम लोगों ने किया था? तो ये हो जाएगा यूएस स्पेस जो था, उस स्पेस शटल जो था चैलेंजर, उसके थ्रू किया था। व्हाट वाज द कोड नेम ऑफ पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट 2? लफिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशनल शक्ति या ऑपरेशनल रिसर्च? हम लोगों ने जो पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट 2 किया था उसका कोड नेम क्या था? ठीक है,
इसमें बहुत ज़्यादा लोग नेगेटिव करके आते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं देखते हैं कि टेस्ट 2 की बात कर रहे हैं, यानी कि पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट 2 की बात कर रहे हैं, पहला नहीं। बहुत लोग स्माइलिंग बुद्धा करके आ जाते हैं और नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, जो सेकेंड पोखरान टेस्ट हुआ था उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति, याद रखना है, ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति कब हुआ था? 1998 में हुआ था। जबकि पहला जो स्माइलिंग बुद्धा है, स्माइलिंग बुद्धा की जो बात करते हैं हम लोग, वो पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट पहला वाला था, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट था, वो कब हुआ था? 1974 में। तो क्वेश्चन को देख करके, ठीक है, सिर्फ आंसर को नहीं देखना है, क्वेश्चन को भी देखना है कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो पहला वाला जो था वो था 1974 में हुआ था, स्माइलिंग बुद्धा जिसकी बात कर रहे हैं, पहला वाला टेस्ट। उसके ठीक 14 साल बाद 1998 में, सॉरी 14 साल का 24 साल बाद, ठीक है, 24 साल बाद फिर हम लोगों ने क्या किया है? ऑपरेशन शक्ति यानी पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट 2 किया था। हु गॉट द स्तूपा एट सांची कंस्ट्रक्टेड? अशोका, बिंदुसारा, चाणक्य या चंद्रगुप्ता? तो बोला गया कि सांची में जो स्तूपा है वो किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था? अशोका, बिंदुसारा, चाणक्य या फिर चंद्रगुप्त? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोका जी के द्वारा ये बनाया गया था। ठीक है, चाणक्य कौन थे? तो ये रॉयल एडवाइज़र थे, प्राइम मिनिस्टर थे, कौन, किनके? चंद्रगुप्त जी के। ठीक है, ठीक, जो कि यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, चंद्रगुप्ता जी के एडवाइज़र की बात करें या प्राइम मिनिस्टर की बात करें, वो थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अशोका जी। द पिस्टल इन द फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, ए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ए यूनिसेक्सुअल या ए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट? पिस्टल क्या चीज़ होता है फ्लावर का? ठीक है, पिस्टल तो होता है फ्लावर में, जो पिस्टल होता है वो क्या चीज़ है एक्चुअली? ठीक है, तो याद रखना है, फ्लावर में जो पिस्टल होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पिस्टल बोलते हैं। और अगर बात करें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को तो इसको स्टेमन बोलते हैं। जो यहाँ पे है चौथा वाला ऑप्शन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो ये स्टेमन होता है। स्टेमन का 2 पार्ट होता है, एंथर और फिलामेंट, जबकि पिस्टल का यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है इसका 3 पार्ट होता है। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, ये 3 पार्ट है। ठीक, और सेपल्स की बात करें, सेपल्स क्या होता है? जो कली होता है फ्लावर में, जो कली होता है उसको जो प्रोटेक्ट करने वाला पत्ती, लीव्स जो होता है उसी को सेपल्स बोलते हैं। ठीक है, और ऊपर वाला जो पंखुड़ी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेटल्स बोलते हैं। इन विच इंडस्ट्री इज लाइम स्टोन यूज एज रॉ मटेरियल? मेटल वेयर्स, सीमेंट्स, प्लास्टिक, ऑटोमोबाइल्स? कर लिया होगा आपने इसका आंसर। तो बोला गया कि कौन से इंडस्ट्री में लाइम स्टोन का यूज़ जो है रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीमेंट का जो है, सीमेंट का जो रॉ मटेरियल होता है वो लाइम स्टोन ही है। ठीक है, लाइम स्टोन से ही क्या बनता है? सीमेंट बनता है। ठीक है, एक्चुअली लाइम स्टोन में होता क्या है? तो याद रखना है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है लाइम स्टोन में, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि सीमेंट जो बात करते हैं हम लोग, सीमेंट में भी क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? CaCO3। उसके अलावा क्या क्या चीज़ होता है? और क्वार्ज होता है, क्ले होता है, पायराइट्स होता है, ये भी सीमेंट के क्या हैं? कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद बात करें लाइमस्टोन किस तरह का रॉक्स है, जैसे इग्नियस है, सेडिमेंट्री है, मेटामॉर्फिक है, तो लाइमस्टोन क्या है? सेडिमेंट्री रॉक्स है। ये जितना कुछ डिटेल्स में मैं बता रहा हूँ ये आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, हु हैज़ रिटन द फेमस हिंदी नॉवल तमस? यशपाल, नागेंद्र, त्रिलोचन या भीषम सैनी? तो हिंदी नॉवल जो तमस है ये किनके द्वारा लिखा गया? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भीषम सैनी जी। तो भीषम सैनी जो के द्वारा ये बुक लिखा गया था, नॉवल लिखा गया था तमस, जो इस पे बेस्ड है, किस चीज़ पे? जो पार्टीशन हुआ था 1947 में। ठीक है, उस चीज़ को वो क्या कर रहे हैं? डिपिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उस चीज़ को बतला रहे हैं। ठीक है, और इनको जो है ये जो बुक है तमस, इसको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था 1975 में।
ठीक है। इस पे ये किस चीज़ पे कहानी है, तो हम लोग का जो 47 में जो पार्टीशन हुआ था, ठीक है, कम्युनल रायट्स जो हुए थे उस पे बेस्ड है ये। वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट स्टेबलाइज्ड? तारापुर, काकरपार, कैगा या कलपक्कम? ठीक है, कर लिया होगा आपने। तो बोला गया है कि पहला जो हमारा न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट जो बना था, ठीक है, स्टेबलाइज हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था? तो इसका याद रखना है तारापुर। ठीक है, तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। 1969 में बना था सबसे पहला न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट। उसके बाद बात करें कब, जैसे काकड़ा पाड़ा की बात करें तो 93 में, कैगा की बात करें तो 2000 में, उसके बाद कलपक्कम जो कि 1989 में। ठीक है, काकड़ापार की बात करें तो ये गुजरात में है, कैगा जो है ये हम कर्नाटक में है, और कलपक्कम जो है ये तमिलनाडु में है। तो ये जो 7 हैं, 7 जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, इनके नाम के साथ साथ स्टेट भी याद रखना है, पूछा जाता है ये। ठीक है, तो पहला न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट या पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो था वो था तारापुर, जो कि 1969 में बना था। ऑन विच रिवर इज सरदार सरोवर डैम बिल्ट? ब्रह्मपुत्र, गंगा, नर्मदा या यमुना? सरदार सरोवर डैम जो बनाया गया वो कौन से रिवर पे? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि कौन से स्टेट में होगा, कौन से रिवर पे है, ये डैम्स के बारे में आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो सरदार सरोवर डैम जो है ये किस पे बनाया गया है? नर्मदा रिवर पे। ठीक है, सरदार और कौन से स्टेट में? तो ये हो जाएगा गुजरात। ठीक है, सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर पे बनाया गया है, कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि नर्मदा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत ये किस किस शहर की बात करें या किसी स्टेट की बात करें जिसमें वाटर और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता, तो ये हो जाएगा गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। ठीक है, इस सरदार सरोवर डैम से इतने सारे स्टेट्स को फ़ायदा होने वाला है। इज़ द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया? झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश। ठीक है, इनमें से कौन सा है जो कि सबसे ज़्यादा बॉक्साइट को प्रोड्यूस करता है? ठीक है, बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट क्या है? जिससे हम लोग अल्मोनियम निकाल सकते हैं। बॉक्साइट इज़ एन ओर ऑफ अल्मोनियम। ठीक है, बॉक्साइट से हम लोग को क्या मिलेगा? अल्मोनियम मिलेगा। Al2O3 होता है बॉक्साइट का फॉर्मूला ना। तो बॉक्साइट से हम लोग को अल्मोनियम मिलेगा। तो बॉक्साइट कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा में। ठीक है, झारखंड की बात करें तो झारखंड में कोयला प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, और भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, लेकिन ये जो लिस्ट है ना, ये चेंज होते रहता है। कभी झारखंड आगे रहता है, कभी कोई और स्टेट आगे रहता है। ठीक है, झारखंड और उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये तीनों स्टेट में बहुत ज़्यादा भर भर के मिनरल्स हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, और इनका जो ये है रैंकिंग है, ठीक है, वो आगे पीछे होते रहता है हर साल। ठीक है, इस तरह का कुछ है। बात करें गुजरात में सबसे ज़्यादा हम लोग को क्या मिलेगा? तो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस मिलता है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो ये माइका जो है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है वहाँ पे। ठीक है, तो बॉक्साइट की बात करें, जो बॉक्साइट उड़ीसा में प्रोड्यूस होता है वो लगभग पूरे कंट्री में जितना पैदा होता है वो आधा से ज़्यादा उड़ीसा से ही आता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, कंट्रीज हैविंग पर कैपिटा इनकम ऑफ मोर देन $12,000 पर एनम एज ऑन 2006 आर कॉल्ड। तो बोला गया कि वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट है जिसके तहत अगर किसी कंट्री का इनकम, पर कैपिटा इनकम अगर $12,000 से ज़्यादा है सालाना के हिसाब से 2016 के अकॉर्डिंग, तो उसको किस लिस्ट में डाला गया? पुअर कंट्री, लो इनकम कंट्री, लो मिडिल इनकम कंट्री, या फिर रिच कंट्री? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रिच कंट्री। तो 2016 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर किसी कंट्री का इनकम $12,000 पर एनम की बात कर रहा है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम की बात कर रहा है, तो वो रिच कंट्री के लिस्ट में आएगा। व्हाट कॉजेज हेपेटाइटिस ए? बैक्टीरिया, मॉस्किटो बाइट, प्रोटोजोआ या वायरस? ठीक है, तो हेपेटाइटिस ए जो होता है वो किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वायरस। ठीक है, और ये
किस चीज़ को ख़राब करता है, तो ये हो जाएगा लीवर, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर। लीवर जो है ये फूल जाता है, ठीक है। जो बीमारी होता है हेपेटाइटिस की किसके थ्रू वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। इट इज़ स्प्रेड प्राइमरली थ्रू कंज्यूमिंग कॉन्टेमिनेटेड फूड और वाटर। ये जो होता है हेपेटाइटिस ए, ये किसकी वजह से होता है, अगर हम लोग कंटेमिनेटेड यानी ख़राब फूड या वाटर कंज्यूम करते हैं तो जिसकी वजह से फैल सकता है। या फिर क्लोज पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट, अगर किसी को हेपेटाइटिस ए है और उसके साथ क्लोज कॉन्टैक्ट है तो आपको भी हो सकता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा वाज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स सिमोनी, पॉल एलन, जॉन हॉर्स्टन, जेम्स गोसलिंग, ठीक है। प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है जावा, वो किसके द्वारा इन्वेंट किया गया, ठीक है। कर लिया होगा उम्मीद करते हैं आपने, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जेम्स गैसलिंग। ये जो जावा का इन्वेंशन किया था इन्होंने ही किया था। उसके बाद बात करें कि पॉल एलन फिर कौन है, तो पॉल एलन जो है को फाउंडर है माइक्रोसॉफ्ट के, ठीक है। पॉल एलन माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। चार्ल्स सिमोनी की बात करें तो इन्होंने ही पहला वर्जन डेवलप किया था एमएस ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर है, एमएस ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर है, इन्होंने ही पहला वर्जन को क्या किया था, डेवलप किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विथ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट, ऑप्टिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, हाइड्रोस्टैटिक्स या थर्मोडायनेमिक्स। बोला गया है कि इनमें से कौन सा फिजिकल फिजिक्स का ब्रांच है जो फ्लूइड अगर रेस्ट में, फ्लूइड अगर रुका हुआ है यानी कि पानी हुआ, तेल हुआ, अगर ये सब रुका हुआ है तो उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होगा, उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कौन सा चीज़ करना पड़ेगा, ऑप्टिक्स करना पड़ेगा या एस्ट्रोफिजिक्स करना पड़ेगा, हाइड्रोस्टैटिक या थर्मोडायनेमिक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, एक फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड के बारे में पढ़ते हैं जो कि रेस्ट पे हो। ऐसा नहीं कि फ्लूइड फ्लो कर रहा है, मैंने पानी फ्लो कर रहा है तो उसके बारे में डील नहीं करेंगे हम लोग, है ना। रुका हुआ फ्लूइड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स में क्या होता है, हम लोग बात करते हैं ब्रांच ऑफ, एक तरह का ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो डील करता है बिहेवियर ऑफ लाइट को, ठीक है। लाइट के बिहेवियर के बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उसको ऑप्टिक्स बोलते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एंड फिनोमेना। तो जो भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, प्लैनेट्स वगैरह के बारे में या फिर एस्ट्रॉइड्स वगैरह के बारे में, इनके बारे में स्टडी करना, इनके फिनोमेना के बारे में स्टडी करना, इसको बोलते हैं एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स किसका रिलेशन होता है, थर्मोडायनेमिक्स होता है हीट, एनर्जी एंड वर्क का जो रिलेशन है, ठीक है। हीट का ट्रांसफ़र, एनर्जी का ट्रांसफ़र, ठीक है। और उसके बाद वर्क, किसी में वर्क कर रहे हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है या हीट या वर्क हमारा इफ़िशेंसी कितना हो रहा है। तो जितने भी थर्मोडायनेमिक्स में इसी चीज़ पे डिस्कशन होता है कि हीट का एनर्जी का और वर्क का क्या रिलेशन है, ठीक है। उसका जो रिलेशन है उसके बारे में पढ़ने को क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। इन विच ईयर इंडिया पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम, 1900, 1924, 1925 या 1923। इंडिया जो है पहली बार ओलंपिक्स में कब पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1900। अब आपको ये बताना है कि इंडिया ने तो 1900 में पार्टिसिपेट किया था, ओलंपिक पहला जो ओलंपिक्स हुआ था वो कहाँ पे हुआ था और कौन से साल में हुआ था। ऑब्वियसली 1900 से पहले हुआ होगा, कहाँ पे हुआ था ये भी बताना है, और 1900 से पहले कब हुआ था, ठीक है। तो इंडिया ने पहली बार जो पार्टिसिपेट किया था वो 1900 में यानी कि 1900 में पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक्स में, और उसी बार, ठीक है। और पार्टिसिपेट करने वाले कौन थे, नॉर्मन जी थे, ठीक है। इन्होंने 2 सिल्वर मेडल जीता था एथलीट्स में, ठीक है। याद रखना है कि इंडिया ने जो पहली बार पार्टिसिपेट किया था उसी टाइम एक ही एथलीट जो थे पार्टिसिपेट किए थे, नॉर्मन जी, और उन्होंने 2 सिल्वर मेडल भी जीता था। हु स्टार्टेड द सुकन्या समृद्धि योजना, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी या HD देवेगौड़ा। किसने सुकन्या समृद्धि योजना लॉन्च किया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा
नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में इसको लॉन्च किया था। ये एक पार्ट था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ही, ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक। 2015 में लॉन्च किया गया था। क्यों लॉन्च किया गया था? ताकि इसका जो ऑब्जेक्टिव था, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर ए गर्ल चाइल्ड फ्यूचर, स्पेशली फॉर हर एजुकेशन एंड मैरिज। एजुकेशन के लिए और मैरिज के लिए उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने के लिए ये सुकन्या समृद्धि योजना लाया गया था 2015 में। इट इज़ सेड दैट द नेशनल फ्लैग ऑफ द नेशन वाज हर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1906 एट पटना, न्यू दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, ठीक है। ये बोला जा रहा है कि नेशनल फ्लैग जो लहराया गया था, फिराया गया था, वो 1906 में लहराया गया था पहली बार। वो कौन से जगह पे? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता में, ठीक है। अच्छा, क्यों लहराया गया था? क्योंकि ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, बंगाल का जो पार्टीशन होने वाला था इसी के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है, जहाँ पे पहली बार हम लोगों ने अपना झंडा फहराया था। When did RTI एक्ट बिकम इफेक्टिव? सितंबर 2005, दिसंबर 2005, नवंबर 2006, अक्टूबर 2005। तो ये नहीं पूछा है कि RTI कब लाया गया था। RTI एक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है, ये कब इफेक्टिव हुआ था, ये पूछा है। और देखिए कितने क्लोज ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा अक्टूबर 2005 में, ठीक है। अक्टूबर 2005 में इसको ये इफेक्टिवली लागू हो गया था। अब बात करते हैं ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट क्या कहता है कि इन जो हर एक सिटीजन को ये पावर देता है टू एक्सेस इंफॉर्मेशन पब्लिक फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज़ प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट में जो भी काम हो रहा है उसके लिए ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, ठीक है, कि सिटीजन को हक है, सिटीजन को पावर है कि वो इस तरह के एक्सेस को, इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाए, ठीक है। हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर्स आर इन द UN काउंसिल? 12, 15, 10, 14। कितने नॉन परमानेंट मेंबर हैं UN काउंसिल में? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉन परमानेंट मेंबर जो हैं वो हैं 10। बात करें परमानेंट मेंबर कितने हैं, तो परमानेंट मेंबर हैं 5, ठीक है। टोटल मेंबर 15 हैं। UN काउंसिल के कितने मेंबर हैं? 15। 10 नॉन परमानेंट, 5 परमानेंट। अब 5 परमानेंट में कौन कौन से कंट्री है उस लिस्ट, उसको याद रखना है आपको। कैसे? फारूक से, ठीक है। F से फ्रांस, यानी फ्रांस परमानेंट मेंबर है। अमेरिका भी परमानेंट मेंबर है, रशिया भी है, UK यूनाइटेड किंगडम और चाइना भी है। ये 5 जो है परमानेंट मेंबर है और बाकी नॉन परमानेंट मेंबर है। तो मैं इसको दोबारा बोल देता हूँ। फ्रांस, फारूक याद रखना है, फ्रांस, अमेरिका, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और चाइना। How many members are there in WTO according to November 2020? तो मैंने पहले ही कहा कि ये 2020 का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है उस टाइम के हिसाब से, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको अब 2025 के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया है। देखिए यहाँ पे हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन WTO अकॉर्डिंग टू नवंबर 2025, ठीक है। तो 2025 के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्वेश्चन में 2020 पूछा गया था, लेकिन हम लोग को 2020 का भी नहीं पढ़ना है, हमको 2022, 25, 26 का पढ़ना है। तो 2025 के अकॉर्डिंग जो कितने मेंबर के हैं WTO के, तो ये हो जाएगा 166। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर हैं? 166, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर? नादिया मुराद, सैंग डू अली, मलाला यूसुफजई या लॉरेंस ब्रैग, ठीक है। इनमें से यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर जो थे वो कौन थे या हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मलाला यूसुफजई। इनको सिर्फ जब ये 17 साल की थी, है ना, मलाला यूसुफ जो सिर्फ 17 साल की थी, इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था 2014 में, ठीक है। क्योंकि इन्होंने गर्ल्स के एजुकेशन पे बहुत सारा काम किया। इनके साथ और एक ये थे हमारे इंडियन सोशल रिफॉर्मर थे, कैलाश सत्यार्थी, ठीक है, इनको भी मिला था। तो याद रखना है, ये नाम नहीं भूलना है, कैलाश सत्यार्थी, ठीक। उसके बाद बात करें नादिया मुराद की, तो ये 25 साल की थी जब इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। उसके बाद लॉरेंस ब्रैग को भी मिला था, ठीक है, 25 साल के ही थे।
इनको तो शैंग दो ली को तो 30 साल के आसपास में मिला था। तो सबसे यंगेस्ट थी वो थी मलाला यूसुफजई, 17 साल की उम्र में, 2014 में मिला है, याद रखना है। नबा नबा काले बेरा फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच स्टेट? आसाम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल या सिक्किम? ये जो फेस्टिवल है ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, ये जो ये फेस्टिवल जो है सिग्निफिकेंटली जो है वो जगन्नाथ टेम्पल पुरी, जो टेम्पल है पुरी में, उड़ीसा की बात करते हैं, उसी से इसका एसोसिएशन है, जहाँ पे क्या होता है पुराने जो आइडल्स हैं, ठीक है, उनको डाइटीज़ जो हैं या उनको रिप्लेस करके नया बनाया जाता है, नए आइडल्स को बनाए जाते हैं, वो भी नीम वुड के। ठीक है, नीम वुड से नए आइडल्स को बनाए जाते हैं, पूजा की जाती है। ठीक है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में गलती हो रही है तो एक बार ठीक से आप ये कर लीजिएगा इसको, है ना। PMSSY बिगिन फ्रॉम द ईयर, तो ये कब स्टार्ट हुआ था? 2003, 2005, 2006, 2004। ठीक है, PMSSY, ठीक है, तो ये स्टार्ट हुआ था 2006 में। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो इसका ऑब्जेक्टिव था तो रीजनल इम्बैलेंस इन द अवेलेबिलिटी ऑफ टर्शियरी हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर सर्विसेज में ना बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस था। ठीक है, कहीं पे ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ था, कहीं पे कम, तो इसको बैलेंस करने के लिए ये बना PMSSY लाया गया था 2006 में। ठीक है, एज पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल टिल जून 2020 हाउ मेनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैव बीन प्रिजर्व बाय यूनेस्को। ठीक है, तो मैंने फिर से बताया कि ये 2020 का क्वेश्चन है, इसको रिप्लेस करेंगे किससे? 2025 से। अब देखिए इसको क्वेश्चन को, तो बोला गया कि एज पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल टिल अक्टूबर 2025 हाउ मेनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैव बीन प्रिजर्व बाय यूनेस्को। यूनेस्को के द्वारा कितने हेरिटेज साइट्स को प्रिजर्व किया जा रहा है ना, अक्टूबर 2025 के तहत? तो इसका आंसर हो जाएगा कितना? 1248। तो याद रखना है अक्टूबर 2025 की बात कर रहा हूँ मैं, 2019 और 20 की नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो याद रखना है 1248 है, उनमें से 972 जो है कल्चरल है, 235 नेचुरल है और 41 जो है मिक्स्ड है। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है, 40 तो क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया हम लोग का। ये बताना है कि इंडिया में जो हेरिटेज साइट है, ठीक है, इंडिया में अभी कितने यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं, ये बताना है आपको। ठीक है, तो ये 40 क्वेश्चंस हम लोगों ने जो NTPC में पूछे गए थे, NTPC CBT 1 में 4 जनवरी 2021 के पहले शिफ्ट में, ये हम लोगों ने कंप्लीट किया। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा है तो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।